हेलो नमस्कार। मैं लेकर के आया हूँ वीडियो लेक्चर तुलनात्मक राजनीति का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हमने पहले किया है, ये आपका लिए सेकंड पार्ट है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट किया है। तो ये अगर जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो सबसे पहले पहला पार्ट देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तुलनात्मक राजनीति में हमने बताया था कि तुलनात्मक राजनीति में एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं, है ना। तुलना जिसमें जैसे राजनीतिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है, एक देश के संविधान का दूसरे देश के संविधान से, एक देश की कार्यपालिका का दूसरे देश की कार्यपालिका से, उसी प्रकार राजनीतिक दल का, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का, राजनीतिक संस्कृति का, राजनीतिक समाजीकरण का। तो हम एक देश की व्यवस्था का दूसरे देश की व्यवस्था से क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तुलनात्मक राजनीति में का अर्थ अगर कहें सरल शब्दों में, तो तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो एडवर्ड फीमेन ने बहुत अच्छा परिभाषा दिया है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं, सरकारों एवं विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचना एवं विश्लेषण है। उसी प्रकार एस कटिंग्स ने कहा है कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें कि एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से, संस्थाओं से, प्रक्रियाओं से, राजनीतिक संरचना, गैर राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संस्कृति, दबाव समूह, इन सभी विषयों का हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं। तो तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं ये क्या है, मूलतः एक तुलनात्मक है, एक देश के राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था के साथ तुलनात्मक अध्ययन है। व्यापक क्षेत्र है से आशा ये है कि पहले क्या होता था, परंपरागत तुलना पद्धति में ये होता था कि खाली विकसित देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं, संरचनाओं का अध्ययन करते थे और यह मान लिया जाता था कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन हो चुका है। लेकिन वर्तमान समय में जो तृतीय विश्व के देश हैं, जो तृतीय वर्ल्ड के कंट्री हैं, मतलब विकासशील देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, उनके भी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसकी भी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। खाली विकसित देश का ही नहीं बल्कि विकासशील और पिछड़े अल्प विकसित देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं, संरचनाओं, व्यवस्थाओं का हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है विकासशील राज्यों के अध्ययन पे जोर दिया गया है। मतलब तुलनात्मक राजनीति में विकासशील देश है, जैसे भारत है, कनाडा है, जापान है। जापान तो विकसित देश में आता है। तो ऐसे देश जो विकासशील क्षेत्र में है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन हम क्या करते हैं, इन देशों की भी राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्कृति, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक प्रक्रियाओं को हम अपने अध्ययन में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। मूल्य मुक्त अध्ययन पद्धति है तुलनात्मक राजनीति। क्या है, मूल्य मुक्त अध्ययन पद्धति। मूल्य मुक्त अध्ययन पद्धति का मतलब वैल्यू फ्री। इसमें क्या होता है कि हम तथ्यों, आंकड़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और सिद्धांत का निर्माण करते हैं और व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी संरचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, मूल्य मुक्त अध्ययन पद्धति एक प्रकार से एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है जिसमें तथ्यों, आंकड़ों पे जोर दिया जाता है। इसमें किसी कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता है। आंकड़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं, या हम ऐसा आकलन करते हैं, अपने हिसाब से आकलन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का आकलन करते हैं।
उसी प्रकार व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है, मतलब ये आधुनिक अध्ययन पद्धति है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ना करके हम राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करने वाले लोगों के व्यवहार का भी इसके अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे अमुक व्यक्ति रहा तो उसके समय में राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, और अब जो जिसके अंडर में राजनीतिक व्यवस्था है उसके उसमें उन्होंने क्या परिवर्तन किया है। तो हम लोगों राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ना करके ही राजनीतिक व्यवस्था में जो काम कर रहे हैं उनका भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तो हमने पहले ही कहा था कि तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक अवधारणा है। तो सबसे पहले हम उनकी क्षेत्र की बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है, रवैया है ना, तो उसका अध्ययन हम करते हैं। जो राजनीतिक समाजीकरण कैसे हो रहा है, वहाँ के जो देश में है संकुचित राजनीतिक संस्कृति है, सहभागी राजनीतिक संस्कृति है, तो कैसी राजनीतिक संस्कृति है, क्या लोग वहाँ पे सहभागी है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दिलचस्प रखते हैं, रुचि लेते हैं, नहीं लेते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हम इन चीज़ों को हम उसमें शामिल करते हैं। विभिन्न राज्यों की संस्थागत व्यापक विवरण, जो संस्थागत जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को हम शामिल कर सकते हैं। जैसे नौकरशाही है, नौकरशाह राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, तो इसका भी हम उसमें अध्ययन शामिल करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल, हित समूह और नौकरशाही की भूमिका का भी हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत देखते हैं कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना राजनीतिक दल के राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण या राजनीतिक संरचना का निर्माण, राजनीतिक कार्य प्रणाली का निर्माण राजनीतिक कार्य प्रणाली कार्य करना संभव नहीं है। तो राजनीतिक दल कैसे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वहाँ के जो हित समूह हैं, दबाव समूह हैं, प्रेशर ग्रुप से है, वो कैसे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं या उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कोई भी देश, चाहे वो राजतंत्री देश हो, लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ लिखित संविधान हो, अलिखित संविधान हो, या साम्यवादी देश हो, कोई भी देश हो, बिना नौकरशाही के राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर नहीं पाती है। तो नौकरशाही की भूमिका क्या है, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा सक्रिय है, कौन सी व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका अत्यधिक है, इस पे हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक संरचना मतलब राजनीतिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ है ना, और राजनीतिक संरचना तो बनी है। जैसे अपने यहाँ लोकतंत्र के 3 अंग है ना, सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। हम खाली ढांचा का भी अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि संरचना कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करता है, मतलब सरकार कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में भी हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक संरचना की जगह में हम क्या है, प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर की जगह में हम फंक्शन के भी इसमें शामिल करते हैं कि कैसे राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है ना। राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण का ही अध्ययन न करके हम राजनीतिक व्यवस्था के कार्य पर भी हम जोर देते हैं। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है। इसके पहले हमने कहा ही था कि राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति जो है एक आधुनिक और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति है, आधुनिक अध्ययन पद्धति है। इसमें मूल्य मुक्त अध्ययन किया जाता है। इसमें तथ्यों, आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति जो है मूल्य मुक्त अध्ययन पद्धति है। इसमें यह एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। अगर हम मुख्य तौर पे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, स्टडी नेचर की बात करें, तो तुलनात्मक राजनीति में 2 महत्वपूर्ण उसकी प्रकृति है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने का। एक है लंबात्मक अध्ययन पद्धति, लंबात्मक अध्ययन पद्धति या अनुलंबात्मक अध्ययन कहते हैं। लंबात्मक वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी जिसको हम कह सकते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। तो लंबात्मक
तुलनात्मक पद्धति में उसकी जो प्रकृति है, लंबात्मक अध्ययन पद्धति में हम क्या करते हैं कि एक ही देश के विभिन्न स्तर की सरकारों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति से आशा ये है कि एक ही देश के विभिन्न स्तर के सरकारों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन में हम तुलना करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति कहेंगे, है ना। और इसके अलावा एक है अंबारांती तुलनात्मक पद्धति, अंबारांतीय, या इसको हम क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन या अंबारांतीय अध्ययन पद्धति, मतलब विभिन्न देश के एक ही स्तर के सरकारों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जैसे भारत के राष्ट्रपति का अध्ययन हम अमेरिका के राष्ट्रपति से करेंगे, भारत की व्यवस्थापिका का अध्ययन हम ब्रिटेन की व्यवस्थापिका से तुलना करेंगे, भारत की न्यायपालिका का हम ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की न्यायपालिका से हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, अंबारांतीय तुलनात्मक अध्ययन पद्धति कहलाएगा। तो लंबात्मक अध्ययन पद्धति में हमने बताया कि एक देश के विभिन्न स्तर के सरकारों को हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार अंबारांतीय अध्ययन पद्धति में क्या करते हैं कि विभिन्न देश के एक स्तर के सरकारों का हम क्या करते हैं, अध्ययन कर, विभिन्न स्तर के संस्थाओं का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, थैंक यू। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट में जा कर के हमें बता सकते हैं कि इसमें और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू।